प्रिय विद्यार्थियों और दर्शकों, हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप सब? फटाफट क्लास में आइए और हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत कर सकते हैं। जितनी भी जल्दी हो सके सभी लोग क्लास में उपस्थित हों, कॉपी और पेन लेकर बैठें और हम लोग अपनी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ का आज का पेपर शुरू करते हैं। और मैं आपकी आज की क्लास की शुरुआत करूं, सर्वप्रथम आपको महानवमी की शुभकामनाएं देता हूं। नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, आप सबको पता है। और यहाँ पर मेरा एक प्रश्न आपसे पूछना जायज़ होता है। ये बताइए कि महानवमी का त्यौहार किस राज्य अथवा किस साम्राज्य की प्रमुख त्यौहार परंपरा में मनाया जाता था, या किस राज्य में महानवमी का त्यौहार एक महापर्व था, एक प्रमुख पर्व था जिसे बहुत धूमधाम और बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता था? मुझे बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल ठीक है, और सही जवाब है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में फिलहाल महानवमी का त्यौहार बहुत धूमधाम और बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता था। और आइए अब हम लोग शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ का अगला सेगमेंट। मुझे उम्मीद है आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे और देखते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ में कौन कौन से प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो तैयार हो जाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 वैदिक काल से है, आपकी स्क्रीन पर है और आप पढ़ लीजिए पहले और जवाब दे पाएंगे, मुझे पक्का उम्मीद है। वैदिक काल में बाह पर पहना जाने वाला आभूषण कौन सा था? बाह पर पहना जाता था, यानी कि बाजूबंद आप कह सकते हैं इसको। तो 4 ऑप्शन है, कुरीर है, उष्णीय है, अत्क है और जोशान है। जवाब दीजिए फटाफट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है और सही जवाब है जोशान। ये एक तरह का बाजूबंद है और जिसे बाह पर पहना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा फटाफट देख लीजिए, 3 ऑप्शंस और बच रहे हैं। तो ये कुरीर है, ये माथे पर पहना जाने वाला आभूषण था जिसको मांग बिंदी भी कह सकते हैं आप। अत्क इसी को आच्छादन भी कहा गया है। ओढ़ा जाने वाला वस्त्र था, यानी शॉल टाइप में रहा होगा ये। और एक ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और ये है उष्णीय। उष्णीय का मतलब है पगड़ी। जब ये प्रश्न पूछा गया था जोशान, तो काफ़ी लोगों ने गलत किया था। तो बाह पर पहना जाने वाला जो आभूषण है वो है जोशान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। राजन के राज्याभिषेक के उपरांत, यानी जब राज्याभिषेक हो जाता था और तब उसे पद सौंपा जाता था, पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख कहाँ पर है? ध्यान दीजिएगा, आज भी आप जब किसी पद को स्वीकार करते हैं तो आपको एक शपथ लेनी पड़ती है। तो वो राजन कहता था कि जिस काल में मेरा जन्म हुआ है और जिस काल में मेरी मृत्यु होगी, इन दोनों के बीच में जो मेरा वंश एवं कुल है, जो मेरा पुण्य और धर्म है, वो सब नष्ट हो जाए अगर मैं राज सत्ता से द्रोह करूं। इट मीन्स कि अगर मैं राजन के लिए निर्धारित कर्तव्यों के विरुद्ध काम करूं या अपने व्यक्तिगत हितों के लिए काम करूं, तो मेरा पुण्य, मेरा धर्म, मेरा वंश, मेरा कुल सब नष्ट हो जाए। ये शपथ कहाँ मिलती है? और जवाब दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लीजिए। ऐत्रेय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, कौशितकी और केन उपनिषद है। तो जवाब दीजिए। हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है और सही जवाब है ऐत्रेय ब्राह्मण। इस शपथ का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। आप इसको छोटे फॉर्म में समझ सकते हैं कि पद ग्रहण के समय, राजन के पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख कहाँ पे है? वो ऐत्रेय ब्राह्मण में है। इससे ये भी पता चलता है कि जो राज सत्ता है वो निरंकुश नहीं है, वो लोक कल्याण के लिए काम करेगी। और अगर राजन इस परंपरा से विद्रोह करता है, अपने व्यक्तिगत हितों के लिए काम करता है, तो उसको पद से हटाया भी जा सकता है। और एक बात यहाँ पर मुझे और याद आ रही है, आप ध्यान रखिएगा, आचार्य कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में राजन का जो मुख्य कर्तव्य है और राजत्व का जो मुख्य उद्देश्य है वो बताते हैं। प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, यानी कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
किसी भी दशा में वैदिक काल में राजसत्ता निरंकुश नहीं है। और विशेष तौर पे मौर्य काल में भी आप ध्यान दें, कौटिल्य ने राजन का उद्देश्य लोक कल्याण निर्धारित किया है। किसी भी दशा में निरंकुश व्यक्तिगत हितों की बात कौटिल्य नहीं करते हैं। फिलहाल आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 आप देखिए, बड़ा सरल सा प्रश्न है, गलत मत करिएगा। शलाका पुरुष की अवधारणा। शलाका पुरुष की अवधारणा किससे संबद्ध है? पाशुपत, जैन, बौद्ध और भागवत। 4 ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं। शलाका पुरुष की संकल्पना, जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, शलाका पुरुष की संकल्पना जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसमें जैन धर्म में 63 शलाका पुरुषों की संकल्पना है। शलाका मतलब आप ऐसे कह सकते हैं हमारा मार्गदर्शक। शलाका मतलब झंडा, पताका लेकर आगे चलने वाला, रास्ता दिखाने वाला। तो 63 शलाका पुरुषों की जो संकल्पना है वो जैन धर्म में है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन 63 शलाका पुरुषों में 24 सिद्ध पुरुष तीर्थंकरत्व को प्राप्त हुए, कैवल्य को उपलब्ध हुए। ध्यान रखिएगा। तो 24 तीर्थंकरों की परंपरा और 63 शलाका पुरुषों की संकल्पना जैन धर्म में है। और एक प्रश्न और आपसे पूछा गया है, एक पुस्तक का नाम है, आप ध्यान दीजिए, वो है त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित। त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित, ये रचना किसकी है? ध्यान दीजिएगा, ये त्रिषष्टि का मतलब ही 63 हुआ। त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित रचना किसकी है? और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, ये जैन विद्वान हेमचंद्र की पुस्तक है। और आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो 63 शलाका पुरुष कहाँ हैं? जैन धर्म में है। और ये जो पुस्तक है त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित, ये हेमचंद्र की पुस्तक है। गलत मत करिएगा, बड़े अच्छे प्रश्न हैं ये सब। और अगला चौथा प्रश्न आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, सामने देखिए। बौद्ध ग्रंथों में मगध के किस वंश को पितृहंता वंश कहा गया है? और मुझे उम्मीद है ये आप गलत नहीं करेंगे। और ये प्रश्न पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पितृहंता वंश शुंग वंश है, कण्व वंश है, शेषुनाग वंश है, या फिर हर्यक वंश है? बताइए मुझे। बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं, और ये हर्यक वंश है, पितृहंता वंश। यानी कि इसमें जो भी अगले शासक हुए वो अपने पिता की हत्या करके शासक बने। तो जैसे अजात शत्रु, फिर उसके बाद आप देखते हैं उदायन, ऐसे नाम आते हैं तमाम कि जिन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। और पितृहंता वंश के लिए हर्यक वंश है। और एक प्रश्न जहाँ तक मुझे और याद आ रहा है, ऐसे भी पूछा जाता है कि ये बताइए, प्राचीन भारतीय इतिहास में 2 ऐसे वंश जिन्होंने हत्या करके सत्ता प्राप्त की और जिनका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ। 2 ऐसे वंश जिन्होंने हत्या करके सत्ता प्राप्त की और जिनका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ। तो ध्यान रखिएगा, एक तो आपका ये कण्व वंश है, और दूसरा पहला शुंग वंश है और दूसरा कण्व वंश है। शुंग और कण्व के लिए ये याद रखिएगा कि इन लोगों ने हत्या करके सत्ता प्राप्त की और इनका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ। और अगर कहता है कि पितृहंता वंश कौन सा है, मगध का, तो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है हर्यक वंश। मुझे उम्मीद है ये डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सरल प्रश्न है, पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है ये, और जवाब दीजिए आप मुझे। मुक्तक काव्य का प्राचीनतम उदाहरण। मुक्तक काव्य का प्राचीनतम उदाहरण गाथा सप्तशती, वृहत कथा मंजरी, वृहत कथा, या फिर ऋतु संहार? बताइए फटाफट। हाँ जल्दी जवाब दीजिए, और डाउट नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। और सही जवाब है गाथा सप्तशती। ठीक है, गाथा सप्तशती ये पुस्तक भी पूछी गई है, आपको याद होना चाहिए किसने लिखी है। तो ये सातवाहन शासक है हाल। सप्तशती, इसमें 700 श्लोक कह सकते हैं।
तो गाथा सप्तशती सातवाहन शासक हाल की रचना है, मुक्तक काव्य का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। अच्छा, वृहत कथा मंजरी किसकी है, ये हमेशा पूछा गया है। तो वृहत कथा मंजरी ये पुस्तक क्षेमेंद्र की है, इसको भी याद रख लीजिएगा। क्षेमेंद्र की एक पुस्तक और है और वो पूछी गई है, याद रखिएगा जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, और वो है रामायण मंजरी। क्षेमेंद्र की एक पुस्तक और भी है, अवदान कल्पलता, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर वृहत कथा मंजरी और क्षेमेंद्र की रामायण मंजरी ये दो याद रखिए। ये बात क्लियर हो रही है। और वृहत कथा किसकी रचना है, तो वृहत कथा गुणाढ़ की रचना है, ये याद रखिएगा। ये भी पूछा गया है कि गुणाढ़ किसके दरबार में थे, तो गुणाढ़ हाल के ही दरबार में है। क्लियर हो रही है बातें, मुझे बताइए। प्रश्न बहुत हड़बड़ी में गलत हो रहे हैं और मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज में अधिकांश छात्र 125 प्रश्नों में 10 से 12 प्रश्न आते हुए गलत कर रहे हैं, और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। सभी सिंसियर छात्रों को, विशेष तौर पे मैं, सभी सिंसियर छात्र मेरी क्लास में बैठ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आते हुए प्रश्न क्यों गलत कर रहे हैं, और आप कहते हैं सॉरी सर। जब सॉरी सर मुझसे कह सकते हैं, आप कमीशन को नहीं कह सकते। कमीशन में एक बार आपने रिंग कर दिया, मतलब कहानी खत्म आपकी। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए, सरल प्रश्न है, टेक्निकल भी है। गुप्त काल में निम्नलिखित नाटकों में शूद्रों एवं स्त्रियों के संवाद प्रायः किस भाषा में है? शूद्रों और महिलाओं के संवाद प्रायः किस भाषा में है? ये अद्भुत बात पूछी जा रही है। संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर शौरसेनी? बताइए, जवाब दीजिए तुरंत। मुझे लगता है क्लास में सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और जवाब देना चाहिए। फिलहाल मैं आपको जवाब बता रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, प्राकृत भाषा में। ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते हैं, उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते हैं, पुरुष जो पढ़े लिखे हैं वो संस्कृत भाषा बोलते हैं, और जो शूद्र और महिलाएं हैं उनके लिए प्राकृत भाषा का उल्लेख हमारे पास मिलता है। और इसका पहला साक्ष्य हमारे पास है शूद्रक की रचना मृक्षकटिकम। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शूद्रक की रचना मृक्षकटिकम, जिसमें पहली बार, ये पहली रचना है जिसमें सर्वप्रथम जन सामान्य का चित्रण है, आम जनता का, जन सामान्य का चित्रण है। ये बात ध्यान रखिए, जन सामान्य का जीवन उल्लिखित है शूद्र की रचना मृक्षकटिकम में। एक बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात है, इसी पुस्तक में उच्चवर्ण और जो शिक्षित लोग हैं उनकी भाषा, उनके संवाद संस्कृत में लिखे गए हैं इसी पुस्तक में, और स्त्रियों और शूद्रों के संवाद इस पुस्तक में प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो भाषाओं का प्रयोग है शूद्रक की रचना मृक्षकटिकम में, प्राकृत और संस्कृत। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मुझे बताइए, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? तो ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 आप देख सकते हैं। वो कह रहा है देवगिरी का अंतिम रूप से विलय किस शासक के शासनकाल में हुआ? इसका जवाब मुझे तुरंत चाहिए। देवगिरी का अंतिम विलय दिल्ली सल्तनत में किस शासक के शासनकाल में हुआ? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है, और मोहम्मद बिन तुगलक है। मुझे बताइए। देखिए, कंफ्यूज मत होइए। हाँ, कुछ लोग ठीक जवाब दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होइए। और सही जवाब है इसमें कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसके समय में देवगिरी का अंतिम रूप से विलय कर लिया गया। और अगर आपने गलती से जल्दबाजी में अलाउद्दीन खिलजी को लगा दिया तो गलत हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी गलत है। आपको पता है कि रामचंद्र देव की स्वतंत्रता को उसने मतलब अपने अधीन रह करके मान्यता दी थी, और वो
करद राज्य था। अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी करद राज्य था, वो करों को प्रदान करता था। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के समय इसका विलय हुआ है और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी को एक नया नाम दिया। मुझे बताएंगे क्या आप, मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी को कौन सा नाम दिया, क्या नाम रखा? दौलताबाद? गलत है और सही जवाब है कुतुबाबाद। कुतुबाबाद कहता है वो इसको। दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय उल्लेख मिलता है। यह है कुतुबाबाद। जो मुबारक शाह खिलजी है ये देवगिरी का अंतिम रूप से विलय कर लेता है दिल्ली सल्तनत में और उसका नया नाम रखता है कुतुबाबाद। और एक बात यहाँ पर मुबारक शाह खिलजी के बारे में और है, इसकी उपाधि अक्सर पूछी जाती है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। तो यही है, मुबारक शाह खिलजी है और इसने खलीफतुल्लाह की उपाधि ली। मुबारक शाह खिलजी खलीफा घोषित करता है खुद को। और अगर आप इजाज़त दें तो एक प्रश्न मैं आपसे और डिस्कस करूं, बताइए, कर दूं? आपसे ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में दक्षिण भारत पर तुर्कों का पहला आक्रमण हुआ? किस शासक के शासनकाल में दक्षिण भारत पर तुर्कों का पहला आक्रमण हुआ? तो वो है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। इसके काल में दक्षिण भारत पर तुर्कों का पहला आक्रमण हुआ। यह ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ही जाता है दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण, प्रथम आक्रमण इसी के समय हुआ है। और ऐसा कहा गया कि दक्षिण के स्वर्ण ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए दिल्ली के स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त किया। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ें। ठीक जा रहा है? कितने गलत कर दिया आपने? 2 प्रश्न गलत कर दिए ज़्यादातर लोगों ने। तो 7 प्रश्न में 2 प्रश्न गलत कर रहे हैं, ये तो बड़ा खतरनाक स्थिति है। फिलहाल अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। 8वां प्रश्न देखिए, मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है। और मैंने आपसे हमेशा ये कहा है कि मैच दी फॉलोइंग के लिए कभी भी आप एरो बनाकर जोड़े नहीं मिलाएंगे, तीर का प्रयोग नहीं करेंगे, नंबरिंग करेंगे। अब जैसे कह रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो बेंटिंक आप ऑप्शन देखिए तो सती प्रथा का उन्मूलन कर रहा है। 1829 में है, ये तो आपको पता ही है। लॉर्ड डलहौजी, तो ये व्यपगत का सिद्धांत है, तो यहाँ पे 4 नंबर डाल लीजिए आप। इसे कहा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पता ही है। लॉर्ड रिपन को देख लीजिए, स्थानीय स्वशासन, 2 नंबर डाल दीजिए। और बताने की जरूरत नहीं, बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन। सरल सा प्रश्न है, जल्दी से गलती करी तो गड़बड़ हो जाएगा। आप देख लीजिए अब 3, 4, 2, 1 और अब विकल्प आप देख लीजिए कहाँ पे मैच कर रहा है ये प्रश्न। जैसा कि आप विकल्प देख पा रहे हैं और इसमें 3, 4, 2, 1 पहला विकल्प दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर विकल्प ए सही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पीजीटी में ही पूछा गया है और इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहा है छात्रों में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और फिर गलती होगी। आप देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया? किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया? 4 ऑप्शन है, आप मुझे देख के बताइए। बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्रीरामपुर, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, पूना संस्कृत कॉलेज और एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिए। मैं समय दे रहा हूं और इस प्रश्न को लेके बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति बनी रहती है। हाँ बताइए। देखिए, मैं आपको सही जवाब दे रहा हूं, कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं और सही जवाब है हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ये पता है आपको? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, इसी संस्था में पहली बार भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार की बात की गई। आपको बेहतर पता है, राजा राम मोहन राय हमेशा पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि भारतीयों को अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। तो ये कैसे है और क्यों है,
कब कब है, मैं आपको पूरी डिटेल देता हूं। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके सामने सारी डिटेल है, आप देखिए, पढ़िए इसको। राजा राम मोहन रॉय भारत में आधुनिक शिक्षा के सबसे बड़े और प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे, पहले ये देखिए। और आपने 1817 में, ध्यान दीजिएगा, वो पहले पूछ रहा है डेविड हेयर के साथ, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ, ध्यान दीजिएगा, मिलकर के उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में। ध्यान दीजिएगा, हिंदू कॉलेज 1817 में है, बैप्टिस्ट मिशन 1818 में है। तो सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किसने किया? हिंदू कॉलेज ने किया। अब आप देखिए आगे डिटेल, कारण भी आपको दिखाई पड़ रहा है। बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्रीरामपुर की स्थापना 1818 में हुई है। तो सर्वप्रथम कौन सा कॉलेज होगा? वो हिंदू कॉलेज ही होगा। और फिर आप आगे देख लीजिएगा, पूना संस्कृत कॉलेज 1821 में है, ये बात भी क्लियर हो रही है। एल्फिंस्टन कॉलेज 1827 में है। अब आप क्रम लगा लीजिए, ये मैच दी फॉलोइंग में भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने एकदम क्लियर कट डिटेल दे दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। मुझे उम्मीद है ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भारतीय इतिहास के महानायक सुभाष के बारे में है। आप देखिए, वो कह रहे हैं बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष जी ने काबुल से किस नकली नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया? यानी वो जब काबुल से बर्लिन जाना था उन्हें, तो उन्होंने किस नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया? 4 ऑप्शन है, जियाउद्दीन खान, आबिद हुसैन, ऑरलैंडो मैसोटा और फुजियारा। हाँ, जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब देंगे आप लोग, मुझे पक्का पता है। और सही जवाब है ऑरलैंडो मैसोटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, ये यूपी पीसीएस में एक बार आया है और एक आध बार किसी अन्य परीक्षा में भी रिपीट हुआ है। ये 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्नों में आज मैंने आपको लगभग 30 प्रश्न डिस्कस किए हैं। और मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि मैंने आपके लिए प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के संदर्भ में एक सामान्य सी बुकलेट तैयार की है, जिसमें परीक्षोपयोगी टॉपिक कवर किए गए हैं। वो पूरी कंप्लीट बुक नहीं है, लेकिन परीक्षोपयोगी टॉपिक्स हैं उसमें। आप इस बुक को देख पा रहे होंगे। लगभग 250 से 300 पन्ने की ये किताब है और इसमें चीजों को सचित्र रूप से कंप्लीट किया गया है। लगभग दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, मराठा, पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल से लेकर और भारत की आज़ादी तक सूचनाओं का बहुत प्रामाणिकता के साथ संकलन करने की कोशिश की गई है। आप चाहें तो इस बुकलेट को आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके, व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पोस्ट के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज की टेस्ट सीरीज को समाप्त करते हैं और शीघ्र ही अगली टेस्ट सीरीज को लेकर मैं उपस्थित होता हूं। दशहरे की शुभकामनाएं। धन्यवाद। विदा।